आदाब, आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कल रात से सुबह 8 बजे तक 18 लोगों की मौत हुई है। कल 41 लोगों ने जम्मू संभाग से अपनी जान गंवाई, 24 लोगों ने कश्मीर घाटी से अपनी जान गंवाई। 65 का आंकड़ा, ये पिछली बार की कोविड वेव में भी हमने नहीं देखा था, लेकिन इस बार ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। इन तमाम बातों पर, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर देवेंद्र मनियाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि धन्यवाद जी। 18 लोगों की मौत कल रात को 8 बजे से लेकर इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है। बाईपैप्स को लेकर डॉक्टर्स हंगामा कर रहे हैं जी, बाईपैप्स नहीं है, बाईपैप्स होते तो शायद हम ये तमाम कीमती जानें बचा लेते। आप खुद इस पेशे से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सबसे पहले उन सभी परिवारों से जिन परिवारों से ये 18 लोग कल रात से आज सुबह तक गए हैं? जुनेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज मौका दिया अपने द्वारा, अपने थ्रू लोगों से रूबरू होने का। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ही दुखद है कि इस त्रासदी से हमें गुजरना पड़ रहा है, और उन सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी कंडोलेंसेस हैं, जिन्होंने अपने बड़े ही नज़दीकी लोगों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है। तो मैं समझता हूँ ये एक महामारी है जो वर्ल्ड ओवर थी, उसने हमारे देश को, हमारे यूटी को भी इफेक्ट किया, और उसका ये नतीजा हुआ कि आज बहुत सारे लोगों की जानें गई। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि वाई पैक की डिमांड है, वेंटिलेटर की डिमांड है, मैं काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ। आपका भी मैं चैनल पे देखता हूँ इंटरव्यूज अलग अलग पॉलिटिकल लोगों के, अलग अलग ऑफिसर्स के, काफ़ी चर्चा भी इस पे हुई है। साफ तौर पे बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जुनैद जी कोई भी कमी नहीं रखी गई। आपकी जानकारी के लिए, आपको तो पता है, आप मीडिया के लोग हैं, बाकी जो लोगों की जानकारी के लिए, कि जो फर्स्ट हमारा जो कोविड का फर्स्ट वेव था, उसके लास्ट फेज में जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर वेंटिलेटर्स, वाई पैक जो मशीनें हैं वो आना शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, लोग ये भी कहते थे अब तो खत्म हो गया कोरोना, अब क्यों आ रही है ये वेंटिलेटर्स, क्यों आ रहे हैं। सीएससी लेवल पर वेंटिलेटर दिए गए, डिस्ट्रिक्ट में तो दिए ही गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी लेवल पे बिश्नाह में, आरएसपुरा में, सांबा में, कठुआ में, रियासी में ये वेंटिलेटर्स पहुंचाए गए। इसके साथ साथ मुझे लगता है लाखों की कीमत के मॉनिटर्स, आज हम बात करते हैं ऑक्सीमीटर की, लाखों हैं ऑटोमेटिक मॉनिटर्स, वो आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास उपलब्ध है। ये कोरोना की फर्स्ट लहर के लास्ट फेज में ये सारा सामान पहुंच चुका था। ये अंदेशा था, वर्ल्ड ओवर सेकेंड वेव जो है कोविड की आई हुई थी, तो इससे हम भी अछूते नहीं रह सकते, हम भी इससे बच्चे नहीं रह सकते। तो उसकी तैयारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के वेंटिलेटर और जो बाईपैक थी ये आ चुके थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा वेंटिलेटर, आज भी हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से एक वीडियो मिला है, जिस वीडियो में साफ तौर पर ये दिखता है कि 10 पीएम केयर के वेंटिलेटर जो हैं वो खराब पड़े हुए हैं, किसी का कंप्रेसर ठीक नहीं है, किसी में कोई और दिक्कत है। वो 10 वेंटिलेटर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रशासन ने ठीक नहीं कराए। अब आपसे ये जानना चाहूंगा, इसी तरीके से आप चौकी चौरा में चले जाएं, आपको वेंटिलेटर वहां पर भी मिलेगा। सीएचसी मड़ में चले जाएं, वेंटिलेटर आपको वहां भी मिलेगा। लेकिन एनेस्थीसिया वाला अपॉइंट करना है वो नहीं हुआ, नर्सों को अपॉइंट करना जरूरी था वो नहीं हुआ, डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में अपॉइंट करने थे वो नहीं हुआ। डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे, क्या ये बात मानेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार के बाद जब से ये सारे का सारा शासन एडवाइजरों के हाथों में आया है, बाबू लोगों के हाथों में आया है, तो ये सारे की सारी तैयारी जो है, जो हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाएगी? क्या इस बात को मानेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं इस पे आऊँगा कि जो जो वाइटल कंपोनेंट है हमारे ऑक्सीजन और उसके साथ-साथ वेंटिलेटर्स और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। कहीं न कहीं अगर ये वेंटिलेटर जैसे आज लगते भी हैं, तो हमारी सेकंड जो बात आती है कि हाउ मेनी फिजिशियंस वी आर हैविंग एट बिश्ना आरएसपुरा, हाउ मेनी एनेस्थीसिया डॉक्टर्स वी आर हैविंग एट बिश्ना, हाउ मेनी ट्रेन्ड टेक्नीशियंस ऑफ एनेस्थीसिया वी आर हैविंग एट डिफरेंट हॉस्पिटल्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सीएससी है। उसकी बात जब हम करें तो मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहूंगा ये बात, और मैंने कहीं ना कहीं ये बात लिखित रूप में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई है आज से 10 दिन पहले, मे बी 2 वीक बिफोर। पीएससी ने, पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ पोस्टें निकाली थी मेडिकल ऑफिसर्स की। मेडिकल ऑफिसर डजंट मीन के सिर्फ एमबीबीएस, मेडिकल ऑफिसर मींस ऑल पीजीज दे कैन अप्लाई, दे कैन एमडी एमएस जो भी हैं, मेडिसिन के हैं, सर्जरी के हैं, आर्थो के हैं, एनीबॉडी कैन अप्लाई ए मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर्स वर सिलेक्टेड बट ओनली हाफ ऑफ देम दे जॉइंड। आई रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल एडवाइजर साहब, मैंने उनसे बात की थी, हम बीजेपी की तरफ से हमारा एक 4 लोगों का, माननीय अशोक कौल जी, मैं, सत शर्मा जी और हमारे मैडम दर्शना अंद्राबी जी कश्मीर से, हम लोग एडवाइजर साहब से मिलने गए थे। तो मैंने उनको ये कहा था, रिक्वेस्ट भी की थी, आप ये नोट कर लें, दोज डॉक्टर्स हु हैव नॉट जॉइंड, आप उनको एक नोटिस देके अगर वो करते हैं ज्वाइन तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो सेकंड इन मेरिट, नेक्स्ट इन मेरिट जो लोग हैं उनको बुलाइए, उनके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी वेरीफाई हुए होते हैं, यू आस्क देम टू ज्वाइन। सैंक्शनड पोस्ट हैं, आपने वेकेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा, आपने वो ज्वाइन करना है, आपकी नौकरी ज्वाइन करेंगे, गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्ट में आपको कोई भी फाइनेंशियल इस पे बर्डन नहीं आता है। वो आपने नहीं किया, आपके पास, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर मैं अपने सांबा की बात करूं, मैं एमडी एनएचएम हमारे यासिन साहब हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि अब मैं हेल्थ का आदमी हूं, डॉक्टर हूं मैं, बिल्कुल खुद आपको मालूम, 17-18 साल मैंने नौकरी की है, इसमें ये नहीं है कि किसी ने अंदर से मुझे कुछ बताया है, जैसे कि कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं अंदर की बातें निकलती हैं, अंदर की बातें निकलती हैं। हॉस्पिटल आपका नहीं है, मरीज आपके नहीं है, जनता आपके नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की जनता हमारी है, ये हमारे लोग हैं, उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनके भले के लिए हमने आपको पूछना है, हमने सवाल करना है आपसे। हमने पूछा कितनी पोस्टें खाली हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नंबर ऑफ एनएचएम पोस्ट आर लाइंग वेकेंट, उसमें आपने कुछ नहीं करना है, सैंक्शन पोस्ट है, एनएचएम की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको सैलरी देनी है, यूटी गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू बियर दिस बर्डन ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, आपको सैलरी जो देनी है वो सेंटर ने देनी है। एनएचएम की 20-20, 22-22 पोस्टें एक एक जिले में खाली पड़ी हैं, आप वॉक इन इंटरव्यू कराएं, उनके बच्चों को 3 दिन का टाइम दे, वो ज्वाइन करेंगे बच्चे, आपकी कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज है वो पूरी हो जाएगी। मैं ये बात आपके भी ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के भी ध्यान में लाना चाहता हूँ, माननीय एसजी साहब, पीएससी के जो बच्चे जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको ज्वाइन कराइए, एनएचएम की पोस्टें खाली पड़ी हैं, आप उनको भरिए, उसको भरने से भी काफी सारी आपकी दिक्कतें हैं जो दूर हो जाएंगी। मेडिसिन के लोग, अगर आपको 20 लोग भी मिलते हैं, एक एक हॉस्पिटल में 2-2 लोग आप भेजते हैं, आपका शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट का जो है वो कम हो जाएगी। एनेस्थीसिया का ऑलरेडी एक एक बंदा वहां, एक एक डॉक्टर है, आप एक और एडिशनल भेज दीजिए, काफी हद तक ये शॉर्टेज जो है आपकी वो मैं समझता हूँ पूरी हो जाएगी। खाली एक वेंटिलेटर लगाने से ही काम नहीं बनेगा जुनैद जी, वेंटिलेटर के साथ उसको चलाने के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए, वो कभी हम जो है वेकेंट पड़ी पोस्टों से हम ये उनको फिल करके ये कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब ये सुनने में आता था और कहा भी यही जाता है कि जी जब लोकतांत्रिक सरकार होती है, नेता लोग होते हैं, तो उस समय रिक्रूटमेंट में भी समय लगता है, लोग जल्दी जल्दी भर्ती नहीं होते, एलजी की सरकार आई है, सिर्फ एडवाइजर हैं, प्रशासन तटस्थ है और अब एकदम जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट होगी, जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट होगी और फैसले लेने में समय नहीं लगेगा। क्या डॉक्टर साहब मानेंगे कि चूंकि फैसला लेने में समय लग रहा है, उसी का नतीजा है कि रोज हमें 20 से ज्यादा लोगों की जान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गंवानी पड़ रही है और अन्य डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी पोजीशन इसी तरह की है। ये कैसा प्रशासन है कि जो कल तक लोकतांत्रिक सरकार को कह रहा था जी लोकतांत्रिक सरकार में फैसले जल्दी नहीं लिए जाते, और अब तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, आप लोग तो बाहर हैं, सरकार तो बाबू लोगों की है, तो बाबू लोगों को अब फैसला लेने से रोक कौन रहा है? मुझे आप 2 मिनट देंगे, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूंगा। 30 अप्रैल 2018 में जब मैं एज हेल्थ मिनिस्टर हमने होती थी, और 18 जून को
ये 19 जून को हमने सपोर्ट वापस ली और सरकार गिर गई थी। इस पूरे दौर में जो 30 अप्रैल से लेके 19 जून तक, 18 जून तक मानिए अगर आप, तो मैं ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, देन ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब, इस पूरे 1.5 महीने में मैं उनसे 3 बार मिला। 3 बार मिलके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा पीएम पैकेज, अब मेरी बात ध्यान से सुने आप, और ये बात मैं आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं कि पब्लिक को भी ये बातें पता होनी चाहिए कि ये, मैं ये नहीं कहता कि चलो पॉलिटिकल सरकार है, पॉलिटिकल लोग वो दे आर मोर इंटेलिजेंट देन दीस ब्यूरोक्रेट्स, या ब्यूरोक्रेट दे आर मोर इंटेलिजेंट, ये मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपके ध्यान में ये बातें लाना चाहूंगा कि फैसले क्यों नहीं होते। 1.5 महीने में मैं 3 बार माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से मिला। 220 करोड़ हमारा पेंडिंग था पीएम पैकेज का, आउट ऑफ 900 प्लस करोड़ जो हेल्थ के लिए, आउट ऑफ दैट 80,000 करोड़ पैकेज आपको याद होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, उसमें से 220 करोड़ हमारा जो था हेल्थ के डिपार्टमेंट का, दैट वाज लाइंग पेंडिंग। वो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके तभी कहा कि आप ये रिलीज कर दो, इतना पैसा हमारा आपके पास पड़ा हुआ है। दैट मनी वाज टू बी यूज्ड utilized for the repair and renovation of Dr. Chopra Nursing Home, 100-bedded emergency, orthopedic hospital, the bone and joints को हम कहते हैं hospital, and one separate eye hospital जो मैंने मिनिस्टर बनने के बाद मैंने अप्रूव किया था कि एक we will be having a separate eye hospital, जैसे सभी बोन एंड जॉइंट का सेपरेट होता है तो आई हॉस्पिटल हम सेपरेट कर लेंगे। उसके लिए हमने 220 करोड़ रुपया लाया। जुनैद जी, 19 मई को सरकार गिरी। आज आप देख लीजिए 19 जून को, ये मई चल रहा है, जून को, आज मई चल रहा है। इस मई में, इस मई 19 मई को आपके लगभग 3 साल पूरे रहेंगे। 3 साल के अंदर आप एक रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ चोपड़ा नर्सिंग होम नहीं कर सके। रिपेयर, माइंड माय वर्ड्स, रिपेयर एंड रेनोवेशन, सिर्फ आपने कमरे ठीक करने हैं, उनकी लाइटें ठीक करनी है, उनका कहीं सीपेज है वो ठीक करना है, उनकी फ्लोरिंग ठीक करनी है, जिसका एक बहुत ही बढ़िया प्लान हमने उस छोटे से टाइम में, आई विल अप्रिशिएट दैट टाइम, जो हमारे आर्किटेक्ट थे, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट थे हमारे वो, अब मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ी मेहनत करके उसका रिपेयर एंड रेनोवेशन का प्लान बनाया और एक 41 करोड़ का ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल का प्लान बनाया था। And land was identified, approximately 16 canals of land was identified for the construction of bone and joint hospital. इसी तरह आई हॉस्पिटल, इसी तरह से इमरजेंसी 100 बेडेड। आज 3 साल हो गए, ना तो आपका चोपड़ा नर्सिंग होम बना, ना आपकी 100 बेडेड कैजुअलिटी बनी, ना आपका अभी तक ऑर्थोपेडिक का जो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है वो कंप्लीट हुआ, और आई हॉस्पिटल आपका कहीं नहीं दिख रहा। जुनैद जी, आज एक बात मैं से जोड़ना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम लोग पॉलिटिकल लोग जब पावर में होते हैं, डॉक्टर मनियाल, हेल्थ मिनिस्टर, या वो हूसोएवर, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, किसी की पार्टी के हैं, व्हेन द टाइम, टिल द टाइम यू आर ऑन द चेयर, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपने जो कहा वो बात सबसे अच्छी होगी, सबने मान ली। द मोमेंट यू आर ऑफ द चेयर, जब आपके पास पावर नहीं है, तो हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि नहीं जी, इनकी बातों में कोई इतना दम नहीं है, ये जो सलाह देते हैं उस पर सोचेंगे, और हमें कहीं दूसरे या तीसरे नंबर पर रखते हैं। मुझे ये मेंटालिटी एक समझ नहीं आई हमारे अफसरशाही की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, मुझे ये मेंटालिटी समझ नहीं आई उनको कि 19 तक मैं अगर मिनिस्टर था तब मैं बड़ा इंटेलिजेंट था, मैं बड़ी बातें करता था, 20 तारीख को अगर मैं कोई सजेशन देता हूं तो वो उसको 10 मिनट में डाल देते हैं। ये मेंटालिटी के साथ अगर आप काम करेंगे जी, तो 3 साल में जहां आपका एम्स को कंप्लीट करने का टारगेट है, जस्ट इमेजिन, यू कंपेयर your emergency 3-bedded 100-bedded emergency bone and joint hospital repair, just repair and renovation of Chopra nursing home, उसको आप कंपेयर करिए एम्स के साथ। मनी इज लाइंग विद यू, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी आप कंप्लीट नहीं कर पाए। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि मैं ना बड़ा अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ आपको रोककर आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आपने चोपड़ा नर्सिंग होम की बात करी, अगर 3 साल, अगर उसी कार्यकाल में उस चोपड़ा नर्सिंग होम का रिपेयर और रिनोवेशन हुआ होता, तो क्या आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमको बेड्स कम पड़ते? बेड्स बढ़ाने के लिए हमको वार्ड्स में घुसना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यही चोपड़ा नर्सिंग होम इस समय जो है संजीवनी बन गया होता, और कितने सारे पेशेंट्स को चोपड़ा नर्सिंग होम में जो है उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट वहां पर मिलता, और हम कोविड से कितने सारे पेशेंटों की जान चोपड़ा नर्सिंग होम के कारण बचा सकते थे? जी बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। मैं उसमें जो कह रहा हूं कि जो हमारे आर्किटेक्ट थे, ही हैड प्लान्ड इट लाइक दैट कि हर रूम में ऑक्सीजन का जो सिस्टम हमने पूरा इनबिल्ट सिस्टम जो है ऑक्सीजन का, हर रूम में उसकी जो ऑक्सीजन की
सप्लाई है वो पाइप जो है हर रूम में जाएगी, हर रूम में सक्शन की पाइप जाएगी, जैसे आपके आईसीयू के कमरे होते हैं उस पैटर्न पे हमने उसको उन रूम्स को तैयार करना था। और जहां आपने देखा होगा कि 6 स्टोरी बिल्डिंग है, 6 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें कम से कम आई थिंक 130 या 120 रूम्स हैं। वो अगर अब जो कुछ हमारे स्टाफ के पास हैं, एचओडीज के पास थे रूम, सबको मिला के अगर लगभग चलो अगर 100 रूम जब माने एक रूम में 2 पेशेंट, तो आपका 200 पेशेंट आराम से जो आपकी ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं बड़ी जल्दी फुलफिल होनी थी। और नंबर ऑफ डेथ जो आज हो रही है ऑक्सीजन की ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं वो कम होती। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 100 बेड जो कैजुअलिटी है हमारी इमरजेंसी है, सब मिला के 300 से 350 बेड आपके फुली इक्विप्ड विद ऑक्सीजन सप्लाई वो आपके पास होने थे अगर ये टाइमली ये चीजें कर ली होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एचडीयू यूनिट है, आईसीयू यूनिट है, सीसीयू यूनिट है, और वहीं से सुनने को ये आ रहा है जी कि इन यूनिट्स में डेथ कम हो रही है कंपैरेटिवली, और वार्ड्स में अमवात ज्यादा हो रही, वार्ड्स में ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कहां पर, जहां तक क्या मतलब आपसे जानना चाहूंगा, क्या रिक्रूटमेंट भी अब प्रधानमंत्री करेंगे? नर्सेस को रिक्रूट करने का काम भी प्रधानमंत्री करेंगे, डॉक्टर्स को रिक्रूट करने का काम भी प्रधानमंत्री करेंगे, और आज आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट के वार्ड में अटेंडेंट को जो है जाने की इजाजत देनी पड़ रही है क्योंकि आप नर्सेस टाइमली रिक्रूट नहीं कर सके। क्या ये बात मानेंगे कि एक तंत्र है जो डिलिबरेटली इस तरीके से काम कर रहा है कि पीएम केयर में वेंटिलेटर आ गया, शोर मचाओ कि जनाब वेंटिलेटर चल नहीं रहा, पीएम केयर में सामान आ गया, शोर मचाओ कि जनाब कुछ नहीं चल रहा, नर्सेज रिक्रूट नहीं हुई, इसमें गलती किसकी? डॉक्टर्स रिक्रूट नहीं हुए, इसमें गलती किसकी? और तीसरा, आपसे जो बिल्डिंग्स की आपने बात की, जो ऑक्सीजन प्लांट की आपने बात की, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, क्या एटीट्यूड रहता है ब्यूरोक्रेट्स का? कितने सीरियस रहते हैं वो इस बात को लेकर कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई प्लेज की है, अगर गृह मंत्री ने कोई बात कही है, वो उसको कितना सीरियसली लेते हैं और ग्राउंड पर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितने सीरियस रहते हैं, कितने तटस्थ रहते हैं? देखिए, यहाँ तक आपने बात की एचडीयू की और सीसीयू की, आईसीयू की, वहाँ डेथ कम हो रही है। उसका कारण वही रहा जो मैंने आपसे बात की कि दे आर फुली इक्विप्ड, दे आर फुली इक्विप्ड, वहाँ हाई फ्लो ऑक्सीजन है। और जब आपका पेशेंट जो है चाहे वो 30-40% सैचुरेशन पे भी आपके पास आता है तो उस पेशेंट को आप रिवाइव कर सकते हैं और हाई फ्लो ऑक्सीजन में आप उसको 90% तक ला सकते हैं। आप जहां तक डेथ की बात है वार्ड में क्यों रही है, उसका कारण यही है कि वहाँ एक जो सिंपल सिलेंडर है वो मास्क के साथ लगा के आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ए पेशेंट हु इज एडमिटेड विद 40% सैचुरेशन, विद 50%, इवन 60-70% का जो पेशेंट है वो भी उस सिंपल मास्क से उसको आप ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। ऐसे पेशेंट को कहीं ना कहीं जब हमने ये स्टार्ट हुआ था कोविड 2 की ले, तो हमने 92 को माना था कि 92 से आपकी जब पहले 94 कहा गया फिर 92 कहा गया सैचुरेशन होती है, इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल और पेशेंट को यू पुट द पेशेंट ऑन हाई फ्लो ऑक्सीजन। लेकिन जब बेड कम पड़ते गए, जब आईसीयू फुल हो गया, एचडीयू फुल हो गया, जब हमारे पास सिंपल बेड रह गए, सिंपल हमारे पास वो मास्क वाले सिलेंडर रह गए, तो हमने उस क्राइटेरिया को नीचे लाना शुरू कर दिया। इवन 60% के पेशेंट को भी हमने वो मास्क पे रखना शुरू कर दिया। तो ये कारण है कि वो सिंपल जो आपका सिलेंडर है विद मास्क, उससे आप मुझे नहीं लगता कि पेशेंट की जान बचा सकते हैं। हाई फ्लो से ही आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, दूसरी बात रही कि डॉक्टर्स को कौन रिक्रूट करेगा? क्या प्रधानमंत्री रिक्रूट करेंगे? ये आपकी जो बात रही कि पीएम साहब आके करेंगे, वो पीएम साहब ने अपना काम बुनियादी कर दिया था और उन्होंने बड़ा टाइमली ये काम किया था, उस वक्त किया था जब अभी फर्स्ट वेव भी खत्म नहीं हुई थी, तो सेकंड वेव की तैयारी के लिए जो ये कहीं ना कहीं अपोजिशन भी शोर मचाती है। कुछ लोग बोलते हैं तैयारियां नहीं हुई, रैलियां करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। उन लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि अब डेट्स मेरे पास उसकी उपलब्ध नहीं है, वो तो आप गवर्नमेंट से मांग सकते हैं कि किस डेट को आपके पास वेंटिलेटर जो है जम्मू अपना काम कर दिया था, रिक्रूटमेंट एज फार एज इज कंसर्न। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी माननीय अजी साहब से ये दरख्वास्त है, मैंने और भी चैनल देखे, मीडिया के लोग देखे, यहाँ बात चल रही है कि अभी भी समय है, कृपया करके आप रिक्रूटमेंट करें, अपने स्टाफ की शॉर्टेज है उसको कम करें, क्योंकि
कहीं ना कहीं इतने अंडर इंटेंस प्रेशर बाय डॉक्टर्स आर वर्किंग। मेरे एक डॉक्टर थे, उनकी कोई घर के वहां बीमार थे, तो ही टोल्ड मी के हमारे पीजीज रजिस्ट्रार शर्ट सिंपल एक हाफ शर्ट और पैंट पहन के डबल मास्क पहन के दे वर सर्विंग माय पीपल एंड हैट्स ऑफ टू दोज डॉक्टर्स। मैं उनको सल्यूट करता हूं कि अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के भी वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो इस इंटेंस प्रेशर के उसमें दबाव में आके उनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपका सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए। ऐसी स्थिति ना लाएं। हर डॉक्टर को आप मुझे बताया गया कि शायद ग्रुप्स बनाए गए हैं, एक ग्रुप को रेस्ट मिलती है, दूसरा ग्रुप काम करता है। ये कहां तक लागू हो रहा है वो आई कांट टेल यू, बिकॉज़ वो मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है। लेकिन अगर एक डॉक्टर जो है उसको कंटिन्यूअसली 15 से 20 दिन काम करना पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली भी उस डॉक्टर को अफेक्ट करेगा। आप मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी इसमें जुनैद आपको ज्यादा फॉर्मेलिटी की भी करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल जो गवर्नमेंट ऑफ यूटी जे का ऑर्डर निकलेगा एलजी साहब का कि इमरजेंसी के तौर पे आप रिक्रूटमेंट करें, विद इन 3 to 5 days यू कैन रिक्रूट एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ फॉर ये यूटी जम्मू एंड कश्मीर। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल है अभी इस चीज का भी, वेंटिलेटर है वो भी जल्दी से जल्दी उसकी रिक्रूटमेंट हो, और तभी जाके स्थितियां जो है वो कंट्रोल में आनी है। नहीं तो भगवान ना करे ये जो नंबर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 65 पे आ गया है, ये नंबर बढ़ भी सकता है। भगवान ना करे अगर जो अभी जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं अगर वैसा ही सिस्टम मेंटेन रहा। बिल्कुल आखिर में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि विश्व भर को इस त्रासदी ने सिर्फ परेशान ही नहीं किया, बल्कि लोगों की, डॉक्टरों की हिम्मतें तोड़ के रख दी इस त्रासदी ने। क्या ये बात मानेंगे कि हम अभागे हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर इस समय विपक्ष जो है वो एक ही काम में लगा हुआ है कि मौका मिल गया किसी तरीके से धराशायी कर दो, और वो जो स्पिरिट एक होना चाहिए था कि जी ठीक है हमारी आपस की लड़ाइयां हैं, ये लड़ लेंगे हम, इसके लिए बहुत समय है हमारे पास, लेकिन फिलहाल देश को एक होकर इस बहुत बड़ी जंग में जीत हासिल करनी है। जीत हासिल करने के बाद हम कमियों पर, कमजोरियों पर, पक्ष विपक्ष पर जो है बात करेंगे। क्या इस बात को मानते हैं? क्या ये आप भी देख रहे हैं कि जी ये बताइए फला कहां है, ढमकाना कहां है, ये क्यों किया, वो क्यों किया? क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है कि आज अमेरिका का एक अखबार लिख रहा है कि अगर भारत इस त्रासदी में हार गया तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा विश्व जो है उस पर उसके असरात होंगे, आपकी इकोनॉमी जो है धराशायी हो जाएगी, आपको भारत को खड़ा रखना है। तो अगर पूरा विश्व हमारे बारे में ये सोच रहा है तो ये जो अंदर सब कुछ चल रहा है, क्या इसको देखकर आपको नहीं लग रहा कि पक्ष विपक्ष इस समय छोड़ने की जरूरत है? जुनैद जी आपने बिल्कुल सही बात कही है आपने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता था, अभी वो बात स्किप होगी। मेरे एक बड़े क्लोज फैमिली मेंबर हैं, वो कोविड पॉजिटिव थे, तो मैं उनके टच में आया था, तो इसलिए हम आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सके। तो मैंने ये डिजिटल मीडिया जो है, मीडियम जो है, इसको चुना बात करने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद मैं अपना टेस्ट करा के तो मैं भी बाहर निकलूंगा। आज अगर आप जम्मू यूटी की बात छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे एक ही पार्टी है जिसके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आप कहीं की भी बात कर लें, चाहे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात है, एम्बुलेंस की बात है, हर जगह पर सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और ये जो मेरा मोबाइल है, मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल जो है एक हेल्पलाइन है। और आप यकीन मानिए, शायद मेरे बच्चे भी घर पे हैं, वो सारा दिन वो परेशान हो जाते हैं कि पापा फोन पे लगे रहते हैं, मेरा फोन जो है ये खाली नहीं होता। मैं कठुआ, सांबा, इवन पार्टी की तरफ से मैं महामंत्री हूं, तो मेरे जिले भी है, मैं इनका इंचार्ज भी हूं, कठुआ का, बसोली का, उधमपुर का, रियासी का, सांबा का। वहां से लोगों की कॉलें मैं रिसीव करता हूं, और जहां तक हो सकता है मैं हर एक ऑफिसर से बात करता हूं, हर एक डॉक्टर से बात करता हूं। और आपके माध्यम से मैं उन सभी ऑफिसर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और सभी डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरी कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं घर बैठे भी इतना काम कर रहा हूँ। चाहे किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी को अगर फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, आप सुन के आपको हैरानगी होगी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ इंजेक्शन जो थे एक हॉस्पिटल में वो कम पड़ गए थे, सप्लाई खत्म हो गई थी। मेरे एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि सर मुझे सिर्फ आप 3 घंटे का टाइम दीजिए तो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। अभी आने वाले अगले 10 मिनट में वो इंजेक्शन, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हैं, लो मॉलिक्यूलर हिपैरिन और एक प्रेडनिसोलोन, आपने भी सुना होगा इंजेक्शन जो आता है, वो इंजेक्शन मुझे अगले 10 मिनट में अवेलेबल हो जाएंगे।
और जिन पेशेंट्स को चाहिए वो मैं आज 5 बजे से पहले पहले उनको पहुंचा दूंगा। हम ये काम कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, मास्क देने का काम कर रहे हैं, जो पेशेंट को खाना चाहिए। इवन हमारा जो एक हमारी संस्था है RSS, जो हमारी सामाजिक संस्था है, उनके कार्यकर्ता वो उन्होंने अपनी हेल्पलाइन रखी है। बीजेपी की अलग हेल्पलाइन है, उस पर सीनियर लीडर्स हमारे काम कर रहे हैं। कल जैसे मैं हमारे नेताजी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने आपको बड़ी विस्तार से बताया, और ये सोशल मीडिया में भी है, कौन सा हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है उसको कौन सी जिम्मेवारी दी गई है। उसी तरह मेरे साथ ब्लड बैंक की और प्लाज्मा की जिम्मेवारी मेरे पास है। उसके साथ साथ मैं ये डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल है उनको भी देख भी रहा हूँ, वहां कोई दिक्कत आती है वो भी काम कर रहा हूँ। सिर्फ एक गवर्नमेंट की, सरकार की को क्रिटिसिज्म करके, उनको क्रिटिसाइज करके आप त्रासदी में काम नहीं कर सकते। ये एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। हर बात हम यही कहते हैं, जंग में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जो अपोजिशन है, कोई भी पार्टी है, आपको कंधे से कंधे मिला के काम करना पड़ेगा, अपने लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ूंगा, जैसे आपने बात की अमेरिका की बिडेन को बोला गया कि आप उनकी हेल्प करें, तो ये उस लेवल तक बात आ गई है कि अगर हिंदुस्तान में ये सेकेंड लहर नहीं रोकी गई या नहीं कंट्रोल की गई तो पूरा विश्व जो है इससे अफेक्ट होगा। तो उसमें फिर कोई पार्टी नहीं बचेगी जी। उससे फिर वो कोविड जो है वो ये नहीं दिखेगा कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस को हम छोड़ देंगे, हम एनसी को छोड़ देंगे, पैंथर पार्टी को छोड़ देंगे, जिनका काम सिर्फ ये है कि विरोध करना, विरोध करना। विरोध के नाते विरोध मत करिए, अपने लोगों की सेवा करिए, अपने लोगों को आप बचाने की कोशिश करें, जनता का साथ दें, जनता की सेवा करें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। मैं आखिर में अगर आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं जो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मैं ये उनके साथ बात पहुंचाना चाहता था कि जीएमसी में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बात बताऊंगा कि एक डेथ होती है बिश्नाह में, वो डेड बॉडी बिश्नाह हॉस्पिटल से 6 बजे उठ के 7 बजे आ जाती है जीएमसी में, और जीएमसी में रिलेटिव्स को वो बॉडी 3 बजे 3:30 बजे हैंड ओवर की जाती है। वो 5 बजे वो जाके प्रमंडल का जो मंडल का एरिया है वहां जाके संस्कार करते हैं। जस्ट इमेजिन कि जिस पेशेंट की रात को डेथ हो गई है, उनके घर वाले, रिलेटिव तो आजकल आते नहीं, इतना पैनिक है कि कोरोना है, किसी को हो जाएगा। घर के मेंबर जो है रात 12 बजे से लेकर दूसरे दिन 3:30 बजे तक वो बॉडी के साथ है। 5:30 उसका क्रीमेशन होता है। मुंह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट सांबा से अगर बात करें, वहां भी 30-32 किलोमीटर का फासला है। मेरी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरखास्त है कि आप, ठीक है, बॉडी जो है उसका प्रोटोकॉल है वो जम्मू जीएमसी में आएगी, डिसइंफेक्ट होगी, पॉलिथीन बैग में पैक होगी, वुडन जो बॉक्स उसमें पैक होगी, लेकिन उस प्रोसेस को थोड़ा सा आप स्ट्रीमलाइन कर दें। और मेरी ये आपसे गुजारिश है कि एक कोई MHA जो हमारे होते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स, उनमें से कोई भी एक डॉक्टर जो है उसकी आप सिर्फ ये ड्यूटी लगा दें, उसको ये काम दे दें कि वो बॉडीज को रिसीव करेगा, उनको पैक कराएगा, विद इन नो टाइम वो बॉडी जो है वो रिलेटिव्स को हैंड ओवर हो जाएगी। और दूसरी बात कि पब्लिक जो है, मैं आपसे ये पहले भी कहना चाहता था, ये बात हुई थी कि गवर्नमेंट ने आज तक कोविड 1 से लेके फर्स्ट वेव से लेके सेकंड वेव तक कभी भी अपने जितने भी उनके SOPs थे उनको विथड्रॉ नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि आप मैरिजेस में खुले घूमे, एन नंबर ऑफ लोग पार्टियों में आ जाए, शादियों में आ जाए, एन नंबर ऑफ पीपल सड़कों पे आ जाए, आप मास्क मत पहने, कोरोना खत्म हो गया है। ये गवर्नमेंट ने, LG एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी ये बात नहीं कही। कहीं ना कहीं पब्लिक ने फर्स्ट लेयर को हल्के में लिया, सेकंड लेयर को भी सीरियसली नहीं लिया, और आज स्थिति ये बन गई है कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी इसके लिए जिम्मेवार है, हम भी इसके लिए जिम्मेवार हैं कि हमने इस त्रासदी को बड़े हल्के से लिया, इसको हमने सीरियसली नहीं लिया, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूंगा, आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतनी मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, मैं आई एम सॉरी टू से कि आप ईगो में आके काम मत करें। डोंट शो योर इन्फ्लेटेड ईगो। आप ईगो में आके लोगों का नुकसान ना करें। आप बात सुने, आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुने। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे LG साहब ने कुछ पॉलिटिकल लीडर से बात की। इसी तरह से नीचे भी बात करें, जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो भी मिले, हमारे प्रिंसिपल, हमारे कंसल्टेंट्स। दुल्लू साहब अगर दिन में 2 राउंड लगाते हैं कोरोना वार्ड के, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। 1-2 डेथ्स हुई थी मुझे याद है पिछले कोविड में, तो प्रिंसिपल वाज फोर्स्ड टू वियर दैट PPE किट। वो बेचारा रोज जाता था, अपनी वीडियो बना के भेजता था कि मैं कोविड वार्ड में हूँ, कोविड वार्ड में हूँ। नो, व्हाई नॉट इट्स हैपनिंग नाउ? अभी तो 100 टाइम्स ज्यादा डेथ हो गई है।
व्हाई माय प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू द वार्ड्स। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो काम नहीं करती हैं, जहां वो उनका काम करने का तरीका अलग है। वो अगर जाती है वहां पे, पेशेंट का हौसला बढ़ता है, साथ में जो मेरा डॉक्टर वहां काम कर रहा है, मेरी स्टाफ नर्स वहां काम कर रही है, उनका मोरल बूस्ट होता है। ये 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और पब्लिक को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें, एसओपीज को फॉलो करें, जो भी गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करें, तभी हम इस जो सेकंड लेयर है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र। आपने बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव बातें बताई, और सबसे बड़ी बात जो आपने ये कहा, गलती हमसे भी हुई है, सरकार ने एसओपीज कभी विड्रॉ नहीं किए, और साथ में जो डॉक्टर्स के लिए आपने कहा कि उनका हौसला हमने टूटने नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।